आफ्ताब राना, औरंगाबाद बिहार से। मैं सिमसिमाई के लिए विदर्भ के मशहूर शायर, कवि, हिंदी के मंजे हुए रंगकर्मी से बात कर रहा हूं और वो हैं जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। रज़्ज़ाक़ साहब, विदर्भ में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए, महाराष्ट्र जबकि एक बेहतरीन रंगकर्म की जगह मानी जाती है, आपने ऐसी जगह पे रहते हुए हिंदी रंगकर्म को प्रश्रय देने की कब सोची, कैसे सोची? दरअसल बात यह है कि मैंने पहले कहा कि मेरा लालन पालन जो है एक तरह से हिंदी तो, और जो हमारे कॉलरी का पट्टा था वो पूरी तरह से हिंदी पट्टा है। यानी महाराष्ट्रियन और महाराष्ट्र में रहकर कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर प्योर हिंदी साइड ऑफ रहते हैं, तो वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, तो उसका असर ज़्यादा रहा। ऐसा नहीं कि मैंने मराठी नाटक नहीं किए, मराठी भी लिखा, मराठी भी किया, पर एक समझ आते आते, लेकिन मेरी शुरुआत या लालन पालन मेरा हिंदी में है। तो हिंदी रंगकर्म में आपको मजा आता है? जी, उसके सामने मैं हूँ ही मज़ेदार दिखता हूँ। तमाम बड़े लोगों का जो कलर है मेरे प्ले में किस तरह से दिखता है, तो राणा सर आप बेहतर जानते हैं कि हम थिएटर को लेकर, ड्रामों को लेकर हिंदी पट्टे में ज़्यादा निकले। 20-20, 25-25, 30-30 नाटक कंपटीशन में आया करते। तो आप 2 या 3 दिन में इतने नाटक देख रहे हैं, और नाटक की भूख कितनी। तो हर कोई अपने अपने नाटक को अपने अपने तरीके से लेकर, उनमें सबका अपना अपना स्टाइल है। तो सारी चीज़ें देखते हुए बहुत से नाटक देखे मैंने। अधिकतर नाटक कंपटीशन के देखे, क्योंकि वही मेरी जेब की हैसियत के थे। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो ये नाटक को देखने को मिल रहा है। भरपूर देखा और बहुत बारीकी से और अच्छे से देखा। बाद में मुझे ऐसा लगा कि बहुत से ऐसे नाटक हैं जिन नाटकों को अपन अपनी जेब के हिसाब से नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी जेब के हिसाब के नाटक के लिए ऐसा सोचा कि भाई जिसमें कॉस्ट्यूम ना हो, जिसमें लाइट का कपड़ा ना हो, जिसमें म्यूजिक, या ना जहाँ पे भी पैसा लगता हो, सब ऐसा कोई काम ना हो, सिर्फ एक्टर उतर जाए काम करे। तो मुझे ऐसा लगता है, बाद में समझ में आया कि ये तो बहुत बड़े लोगों का नाटक है। सारे तमाम पैसे वाले भी इस तरह का नाटक करते हैं। तो वो पैसे वाले जो बड़ा बड़ा सेट लगाते थे, वो करते थे, वो तो अपनी जेब का, अपनी बस के बात में, आपकी बस में आपने न है। फिर मैंने सोचा और मैं करने लगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं आज़ाद था। मैं खुद ही अपने इसका बॉस था, डायरेक्टर था, राइटर था, मेरे को कोई नहीं पता, तो जो मर्जी वो कर लेगा। तो करते 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 वो रंधा लगते लगते लकड़ी जो तराश ली गई वो कुछ बन गई। तब लोगों ने कहना चालू किया कि आपके नाटक में खेत अय्यम साहब दिखते हैं, आपके नाटक में अभी GSI के एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने मेरा खदाड़े नाटक देखने के बाद में कहा कि बड़ी खुशी हुई आपका नाटक देखकर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने आप पूछिए सर। तो उन्होंने कहा कि आपने सखाराम बाइंडर देखा है? मैंने जी नहीं। उन्होंने बड़ी हैरत से मुझे नीचे सुपर करने देगा। चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, आपका ये नाटक खादाड़े सखाराम बाइंडर को टच करता है। तो मैं सखाराम बाइंडर का नाम तो सुना है कि हिंदुस्तान के और LSD के 10 नाटकों में उसकी गिनती है। तो मुझे खुशी हुई कि चलिए, पर वो किस लिए टच करता है मुझे समझ में आया कि मेरे स्टाइल से टच करता है। बाद में उन्होंने मेरे को ये हिदायत ज़रूर दी कि कभी सखाराम बाइंडर लगे या कभी देखने को मिले आसपास में तो देखिएगा। और उसके बाद में मुझे मेरे के स्टूडेंट्स ने और मानिक भगत जी ने बड़े फोर्स करके नागपुर में नाटक आया उसको मुझे दिखाया। जैसे कि हम मथुरा चले गए तो वहाँ पर श्री राम जी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो नाटकों का स्टाइल है, या आप जो अकेले नाटक करते हैं, तो आप में स्टाइल ब्रेक बोले। मैं तो कहा कि यार इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, अगर ऐसा बोल रहे हैं आप तो मैं मान लेता हूँ।
और मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी तरह से प्रैक्टिकली आते हो और इसलिए आपको ज़्यादा किताबी चीज़ें नहीं मालूम है। ये जर्मन के बहुत बड़े नाटककार थे, तो उन्होंने पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना था ब्रेक साहब का नाम, फिर मैंने उनके बारे में जानकारी हासिल करी कि वो दुनिया के बड़े नाटककार। तो ये अपनी स्टाइल करते करते एक मरतबा तो खुद आप मेरे ख्याल से कि मेरे नाटकों को और मुझको आप भी हिंदुस्तान के एक जाना पहचाना आपका चेहरा है, जाना पहचाना नाम है आपका नाटकों की दुनिया में। आपने भी मेरे नाटक को बहुत बारीकी से, बहुत करीबी से देखा है और आपको यकीन नहीं होगा कि एक मरतबा आप मेरे स्टूडेंट से मेरे नाटक के फाउंड के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं दीवार की दूसरी साइड में चुप खड़ा होकर सुन रहा था, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम था मेरे नाटक का फाउंड क्या है। और मैं ये डरा हुआ था कि मेरे बच्चे क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उनके उस्ताद को ही नहीं मालूम है नाटक का फाउंड क्या है। तो कोई कह रहा था कि सर ये थर्ड प्ले है, कोई कह रहा था कि सर ये एक्सपेरिमेंटल है, कोई कह रहा था कि सर ये सजेस्टिव प्ले है। आपने एक जवाब दिया था, आपको याद है कि नहीं पता, और अगर याद ना हो तो मैं दोहरा देता हूँ। आपने जवाब दिया था, भाई इसमें हास्य भी है, इसमें थर्ड प्ले भी है, इसमें सजेस्टिव भी है, ये संगीत नाटक भी है, इसमें गाना भी हो रहा है, नाच भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो भी आप लोग तो नहीं बता पाए, और उसको मेरे नाटक को सही नाम दिया था वो आपने ही दिया था, आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले। और आपने कहा था कि आपके जो उस्ताद हैं उनके नाटक का नाम मैं देता हूँ। आपने कहा था इसको रज़ाकिया नाटक, रज़ाकिया स्टाइल का नाटक। जी। जिस तरह से अभी आज से लगभग 10-12 साल पहले बिहार में भिखारी ठाकुर को फॉलो करके लोगों ने नाटक करना शुरू किया। जी जी। तो कुछ लोग उसको कहते थे ये विदेशिया शैली का नाटक, जबकि विदेशिया सिर्फ भिखारी जी का एक नाटक है। अच्छा अच्छा। उसकी शैली कहाँ होगी? या तो वो भिखारी ठाकुर की शैली होगी, या फिर मिस्टर सतीश आनंद ने जो उसको नया गढ़ा तो सतीशिया शैली होगी जी। उसी तरह से जिस नाटक में, मैं तो ये अब कई जगह बोलता हूं कि जिस नाटक में सारा मजा मिल रहा हो और कहीं पर नुक्कड़ भी नजर आता हो, कहीं पर कुछ मैंने अलग अलग तरह का मजा जिस नाटक में लिखा हो, तो रज़ाकिया स्टाइल का नाटक हो गया। और आपके स्टाइल को कई लोग करने भी लगे हैं। मैं अब यहाँ से एक बात आपसे एक और ये जानकारी चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में रह के हिंदी नाटक करके अपनी पहचान बनाने के बाद आपको अंदर कहीं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है कि नहीं? आप कभी कभी मैंने हिंदी करके असुरक्षित महसूस करते हैं क्या? मैं थोड़ा सा आपके सवाल क्लियर नहीं। ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं इंग्लैंड में हूँ और हिंदी ही बोलता हूँ, हिंदी ही करता हूँ, तो मुझको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं ये इंग्लिश बोलने वाले लोग हमको डिस्टर्ब ना करें, हमको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर ना फेंक दें। तो ये हो गई असुरक्षा की भावना। तो आप महाराष्ट्र में हैं, आज के डेट का 2015 का 14 का जो महाराष्ट्र है उसमें मराठी नहीं बोलने वालों को बाहर कर दिया जाता है। तो आपके अंदर कहीं असुरक्षा की भावना है क्या? नहीं नहीं, वैसे मैं पहले से ही बाहर हूँ। असुरक्षा की भावना नहीं है, ऐसा नहीं होता है आप जैसे कह रहे हैं। और जिनके साथ हुआ होगा तो वो कह सकते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मैंने कोई भावना पाली ही नहीं, ना मेरे में डर है ना खौफ है। मैंने हिंदी किया, मुझे लगा हिंदी करना है, मैंने हिंदी किया, मुझे लगा मराठी में करना, मैंने मराठी में किया। एक मरतबा मैं हिंदी मंच पर हिंदी का नाटक लेकर गया, तो मराठी नाटक बहुत वहाँ पर जबरदस्त नाटक हुआ करते थे 3 साल से, और मैं उस मंच पर कभी नहीं पहुंचा नागपुर में रहते हुए। 3 साल बाद मुझे मंचन करने का मौका मिला, तो मैंने नाटक हिंदी में किया। नाटक हिंदी में किया तो वो बहुत खुश हुए कि अरे आप आए तो मराठी के थोड़ा सा सीना चौड़ा हो गया, हिंदी का सीना चौड़ा हो गया, हिंदी के मतलब जो स्तर है आपने उसको दिखाया।
वरना मराठी नाटकों का तो पूरा दबदबा है, मराठी नाटक वाले तो हिंदी नाटक को कुछ समझते नहीं है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, नाटक ना तो नाटक होता है, सिर्फ भाषा बदल देने से वो नहीं होता है। तो भाषा की बात अलग है, जो लोगों ने भाषाओं को पाल कर रखा वो पाल कर रखा। हम नाटककार हैं, हम तो खुले हुए जिस मंच पे जो बोलना आता है उस तरीके से हम बोल लेते हैं। मराठी आती है बोल रहे हैं, अगर नहीं आती रहती तो नहीं बोलते साहब, उसमें जबरदस्ती तो नहीं है। एक चीज मैंने बड़ी गौर से देखा है, समझा है आपके नाटकों में, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे जो लोग आपको जानना चाहते हैं या जो लोग आपको जानते हैं वो थोड़ा गौर से आपको देखते समझते हैं। आपके सारे नाटकों में कहीं ना कहीं व्यवस्था के खिलाफ की बात होती है। तो क्या आप कम्युनिज्म से प्रेरित हैं? नहीं साहब, मैं किसी से कोई प्रेरित नहीं। फिर ये बातें कहाँ से आती हैं? मैं 1 रुपए का अखबार पढ़ने वाला हूँ, जो होटलों में चाय की चुस्की के बीच में मिल जाता है, उसमें दुनिया जान की खबर मिल जाती है। जो लगता है गलत हो रहा है उसके बारे में बोलना, जो दिल दिमाग पर लग जाता है उसके बारे में बोल देते हैं। मैं किसी भी धारा से नहीं जुड़ा हूँ और ना ही किसी मानसिकता से जुड़ा हूँ। मैं अकेला ही सोचता हूँ कि मेरा अपना जो दर्द है वो कईयों के दर्द को मैं जब समझ के बयान करता हूँ, चाहे व्यवस्था के खिलाफ हो, आदमियत के खिलाफ हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा मार तो आदमियत के खिलाफ करता हूँ। हमारी अपनी जाति जो हमारी जिंदगी है, हमारी जो जाति जो नस्ल है, हम लोग अशरफुल मखलूकात सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मार करता हूँ कि आदमियत पे करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। फिर व्यवस्था भी चलाने वाले आदमी हैं। जैसे आप ले लीजिए अपने ब्लैक डॉट को, आप ले लीजिए अपने खदाड़े को जी, आप ले लीजिए अपने मरघटी को, आप ले लीजिए अपने क्या हम पागल हैं को, तो ये एक अलग स्टाइल दिखता है जो आपका स्टाइल डेवलप हुआ। लेकिन आप योद्धा को ले लीजिए, लेकिन इसके अलावा आपने कई ऐसे प्ले किए हैं जिसमें बहुतायत कॉमेडी है, हास्य का रंग बहुत ज्यादा है। उस वक्त ये वाला रजाक कहाँ चला जाता है? तो कभी ऐसा है, जिंदगी के कलर तो बदलते रहते हैं। कभी मैं उसमें भी छोड़ता नहीं हूँ, मैं मजाक करते हुए भी मार लेता हूँ। जैसे आपको मारे गए गुलफाम का कोई डायलॉग याद है क्या? वो थोड़ा बताएंगे आप, जिसमें आपके कॉमेडी में सटायर भी है, कुछ समाज को देने की बात की होगी। आप समाज को देने की बात को मारे गए गुलफाम में मैं एक नाबीने व्यक्ति से, यानी अंधे व्यक्ति से सुरमा बिकवा रहा हूँ। अच्छा मेरा वो किरदार है जो दोनों आंखों से अंधा है और सुरमा बेच रहा है। अब आप सोचिए कि अपने आप में ही एक नई बात है, वो कुछ कहना चाहता है राइटर्स कि इस कदर दौर बदल गया है, या उसके दर्द को आप समझने की कोशिश करिए कि वो बूढ़ा व्यक्ति है जो अपनी जर्जर अवस्था में है, उस हालत में है उम्र की, और वो दोनों आंखों से नाबीना है और वो सुरमा बेच रहा है। उसकी लाइन में आता है कि अच्छी आंखों वालों मेरा सुरमा लगा दो। वो बुरी आंखों या बेकार या जिसको बोलेंगे अंधों के लिए नहीं बेच रहा है, वो अच्छी आंखों वालों मेरा सुरमा लगा दो। 2 चम्मच शहद संग घोल कर खा लो। उस पर भी जो दिखे नहीं तो 5.25 रुपए का तारीफ बना। क्या बात है। तो उसकी लाइन में कहने का मतलब है कि तुम मीठा खा लो, कुछ भी कर लो भाई, पर अच्छी आंखों के साथ में रहो, जिससे अच्छा अच्छा दिखे, अच्छा अच्छा समझो सबको। ऐसा कहीं ना कहीं मैं वो बात को छोड़ता हुआ कहता हुआ चला जाता हूँ। समझ में आ गया तो ठीक है, कोशिश करता हूँ कि समझ में आए सबको। तो मुर्दे की जान खतरे में कॉमेडी है, फुल्ली कॉमेडी है, आप जानते हैं। तो उसमें भी ऐसा है कि आज आदमी कितना हो गया है कि इतना पैसे के लिए, पैसा इस कदर हावी हो गया है कि अगर से आपको कितना बड़ा भी देवी देवता और अल्लाह खुदा की बात करने वाला हो, मैं दावे से कहता हूँ साहब कि आप पैसा रख दीजिए, 90% आदमी जो इस तरह की बात करते हैं, बड़े धार्मिक किस्म के, उनके लिए दौलत रख दिए, उससे बड़ा भगवान, उससे बड़ा खुदा कोई नहीं होगा। सब छोड़कर इधर ही आ जाए। ये सच दिखाने की कोशिश की आपने एक मुर्दे की जान खतरे। बातें तो चलती ही रहेंगी, हम लोग फिर मिलेंगे।